हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अनुस्वार। अर्थात हम पढ़ेंगे आज अनुस्वार किसे कहते हैं, क्या अनुस्वार स्वर नहीं होते हैं, अनुस्वार तथा नासिक्य या नासिक वर्ण में क्या संबंध है, अनुस्वार तथा अंतस्थ वर्ण में क्या संबंध है, अनुस्वार तथा ऊष्म वर्ण में क्या संबंध है तथा अनुस्वार से संबंधित विभिन्न तथ्यों को आज हम इस वीडियो पे समझेंगे। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद शाम सर में। अनुस्वार, पहला पॉइंट देखिए, अंक को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सीधे सीधे पूछ दिया जाता है देखिए अंक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा अनुस्वार होगा, अंक को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में आता है। जैसे अंगारे, और के बाद साउंड आएगा अंका, अंगारे, अंगूर आदि। ठीक है, यानी पहले और लिखेंगे, एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो आपको मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ये अ आया, इसके ऊपर अंक की मात्रा आई। ठीक है, तो ये होगा स्वर के बाद, अ स्वर था, इसके ऊपर लग रखा है कौन सा, अंक की मात्रा, स्वर के बाद में आता है। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, अनुस्वार व्यंजन के साथ, अनुस्वार व्यंजन के साथ अंक के रूप में जुड़ते हैं। अर्थात अंक का जो चिन्ह होता है, जो मात्रा होती है, के साथ जुड़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है बंदर, यहाँ पे देखिए ये बौ हो गया, इसके ऊपर जो ये अंक की मात्रा है इसके साथ जुड़ेगा, यानी अनुस्वार व्यंजन के साथ अंक के रूप में, अर्थात अंक की मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, जैसे बंदर, लंगूर आदि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है देखो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कंठ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुस्वार से संबंधित और जानते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे को फिफ्थ पॉइंट है, अनुस्वार को न तो स्वर कहा जाता है न ही विसर्ग कहा जाता है। अब ये वाला पॉइंट समझने वाली बात है, यहाँ पे को न तो स्वर कहा जाता है न ही विसर्ग कहा जाता है, इसको स्वर नहीं कहा जाता है, ऐसा बोला गया है। तो अब यहाँ पे को ये बात कर रहा है किसकी, मानक हिंदी में अंक को स्वर नहीं कहा जाता है, यानी ये आपको समझना है यहाँ पे, मानक हिंदी में अंक को स्वर नहीं कहा जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से अंक क्या होता है, स्वर होता है। ये आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे को, मानक हिंदी में अंक को स्वर नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो परंपरागत रूप से क्या होता है, अंक को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, यानी परंपरागत रूप से अंक स्वर के अंतर्गत आता है। आई थिंक ये आपको अच्छे से ये वाली बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है अंक स्वर होता है या नहीं होता है, तो आप कहोगे मानक हिंदी में नहीं होता है, लेकिन परंपरागत रूप से, यानी परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर अंक क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए सिक्स पॉइंट पे आते हैं, अंक अनुस्वार, अंक अर्थात अनुस्वार को स्वरों के साथ अंत में स्थान दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंक को स्वरों के साथ अंत में स्थान दिया जाता है। अगर पूछ दिया जाता है देखो स्वरों के साथ कहाँ पे स्थान दिया जाता है, प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, तो आपका आंसर होगा कहाँ पे, अंत में। अगला पॉइंट देखिए, सेवेंथ पॉइंट को इसको समझते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, अंक परंपरागत स्वरों के अंतर्गत आता है। देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, परंपरागत स्वरों के अंतर्गत आएगा, परंपरागत स्वरों के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, यहाँ पे को देखो, इससे पहले क्या था, न ये स्वर नहीं है ऐसा कहा गया, मानक हिंदी में स्वर नहीं है, मानक हिंदी में स्वर नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से क्या होता है, अंक क्या होता है, स्वर होता है, यानी उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, 8th पॉइंट, इसको समझते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, उसी व्यंजन की वर्ग के अंतिम नासिकीय वर्ण
के रूप में उच्चारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पॉइंट को, ठीक है, ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पे को क्या बोला गया है, अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, जिस भी व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग, व्यंजन वर्ग, वर्ग का मतलब समझ लेना, क वर्ग में आता है 5 आएंगी, क ख ग घ अंग, ठीक है, ये 5 हो गए, ठीक है। वैसे देखिए अगला जो वर्ग होगा चौ छ जौ झ यों, 5 हो गए, चौ वर्ग में 5, क वर्ग में 5, ठीक है, ये वर्ग होते हैं ऐसे ही। अब देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अनुसार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग के अंतिम नासिक्य वर्णन, अंतिम नासिक्य वर्णन के रूप में उच्चारित होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाएगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तहत इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको पता है ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है और ये अंग हो गया, ठीक है, ये वाला ध्यान देना। अगर यहाँ पे अब इसको समझना, देखो जैसे इसने कहा गंगा, ये कौन सा है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला है, तो अब इसमें क्या पता लग रहा है, देखो उसने क्या कहा, अनुसार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, जिस स्पर्श व्यंजन से पहले, गौ से पहले आया है ना, गौ से पहले आर्क है ये, ठीक है, से पहले आता है उसी वर्ग, उसी वर्ग, वर्ग में कौन कौन से थे, यहाँ से लेके ये सब ये वर्ग हैं जिसमें 5 आते हैं, उसी वर्ग के, उसी वर्ग के अंतिम नासिक्य वर्ण, अंतिम नासिक्य वर्ण, अंतिम कौन सा हो जाएगा इसमें, ये लास्ट वाला जो होगा अंतिम हो जाएगा, ठीक है, अंतिम नासिक्य वर्ण, ठीक है, अंतिम नासिक्य वर्ण के रूप में उच्चारित होता है, उच्चारित होता है। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी देखिए जो ये गंगा था, गंगा को अगर आप साउंड इसको अच्छे से रीड करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे को इस तरीके से दिखाई देगा, इसका इस तरीके से साउंड आएगा, ठीक है। अब देखिए पंकज आएगा तो ये यहाँ पे को पंकज, पंकज इस तरीके से दिखाई देगा, मंच, मंच, ठीक है, कुंज, कुंज इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल होगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेगा, देखिए वाला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे को है चंपक है, ठीक है, चंपक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चंपक, ये पांचवा, ये पांचवा होगा, वर्ण का पांचवा है, ये जो मौ है वर्ण का पांचवा, वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अम्ब में देखिए और आ रहा है अम्ब, यानी इसमें कौन सा आ जाएगा, मौ आ रहा है, ठीक है, मौ, तो आपने यहाँ पे को इसको समझना है, अम्ब। देखिए दोस्तों ये जो अम्ब वाला है मैं इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर देखिए अम्ब अर्घ है, ठीक है, अंग की मात्रा, जो ये अंग है, मैं दोबारा इसको सेपरेट बता रहा हूँ आपको, जो ये अंग है ये किससे पहले आया, बौ से पहले आया हुआ है, बौ से पहले आया हुआ है, तो आप बौ से पहले क्या लगाओगे बताओ, शाबाश, यहाँ पे को क्या लगाओगे, मौ लगाओगे। मौ क्यों लगाओगे, क्योंकि यह इसके वर्ण वर्ग का कौन सा आता है, पांचवा वर्ण आता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे को हो क्या रहा है, अम्ब आ रहा है, बौ से पहले अंग की मात्रा आई, अंग आ रखा है यहाँ पे को अंग, तो बौ से पहले कौन सा आ जाएगा, मौ आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे को ये समझ आ रहा होगा। वैसे ही देखिए इससे पहला वाला पॉइंट घंटा है तो ये ऐसा है घंटा, डंडा है तो डंडा, इस तरीके से यहाँ पे को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे को है अगला पॉइंट, देखिए नेक्स्ट 9th पॉइंट, इसको समझते हैं, अंतस्थ, ठीक है। इस वाले पे देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपने टैग करना है, स्टार लगा देना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले पे। अब देखिए इसमें कहा गया अंतस्थ य र ल व और ऊष्म स ह के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है, किंतु कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, अंतस्थ ऊष्म के पहले आने पर
पहले आने पर, यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसको आपको स्किप करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। अब देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यदि अनुस्वार से पहले क्या आ जाए, अंतस्थ आ जाए या ऊष्म आ जाए, तो क्या होगा, देखो पंचम वर्ण में से उच्चारण किसी भी एक का हो सकता है, ठीक है। या तो क्या आ जाएगा, ये ड आ जाएगा, ठीक है। या पंचम वर्ण कौन कौन से हो गए, मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे को कौन कौन से आएंगे। या तो ये आ रहा होगा, या तो यों आएगा, ठीक है, या तो ण आ जाएगा, या तो न आ जाएगा, या तो म आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आएगा, इसका लेकिन कोई निश्चित नियम नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाली बात है, यहाँ पे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब स्किप करोगे तो भाई ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, फिर जब एग्जाम में आएगा तभी आप अच्छे से पढ़ोगे इसको, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे देखिए इसमें है संशयी, जैसे इसमें है ये संशय है, संरचना है, संलाप है, ठीक है, संलाप। अब देखिए संशय में क्या साउंड आ रहा है, नौ वाला आ रहा है। संरचना में क्या आ रहा है, संरचना, नौ आ रहा होगा। संलाप नौ आ रहा है, ठीक है। अब यह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे को क्या हो रहा है, संवाद में क्या आ रहा है, मौ साउंड आ रहा है, ठीक है। यदि क्या होता है, देखिए क्या बोला गया है, दोबारा समझो इसको। यदि अंतस्थ और ऊष्म आ जाए, यरोलो सौ हो आए अनुसार से पहले, तो पंचम वर्ण होगा, तो वही यहाँ पे को भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो सौ यानी संवाद आ रहा है, ये 100 है तो ये 100 आएगा, तो ये क्या आ रहा है, साउंड म आ रहा है। कोई नियम नहीं होगा, 9 भी आ सकता है, कोई ऐसा रूल कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे को क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे संहार है, ठीक है। इस वाले में संहार में क्या आ जाएगा, दोबारा इसको देखो, संहार आएगा तो ण आ जाएगा, ठीक है। नियम नहीं होंगे, आपको यहाँ पे को समझना है इसको अच्छे से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखिए लास्ट पॉइंट है इससे, अनुसार शब्द के अंत में स्वर रहित मौ की तरह आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुसार शब्द के अंत में स्वर रहित मौ की तरह आता है, जैसे स्वयं। अब देखो यहाँ पे स्वयं मौ साउंड आ रहा होगा, ठीक है, जैसे स्वयं। अब देखिए दोस्तों, ये अनुस्वार से रिलेटेड सब पॉइंट हैं जो मैंने अच्छे से कलेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप इसको अपने सुनना ही नहीं है, इस वीडियो को आपने अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट में, हिंदी के और वीडियो लेके आऊँगा मैं, विथ ट्रिक लाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।